नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गांव देहात। हम लोगों की एक वीडियो सीरीज है गांव देहात मुलाकात। जी हां, आज हम मुलाकात कर रहे हैं गांव देहात की ही एक प्रतिभा से, जिसने बहुत ही कम समय में अपना एक नाम बनाया है, एक मुकाम बनाया है। वो गांव देहात के युवाओं के लिए एक आदर्श हैं, वो भी उन युवाओं के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए जो है एक प्रतिभा के रूप में सामने आए हैं सुनील यादव जी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। सुनील यादव जी का मैं एक परिचय करा दूं। सुनील यादव जी देवत गेट ईजी एक संस्था है जो है गेट के युवाओं के लिए फ्री में कोचिंग देती है। उसके सीएमडी हैं। इसके साथ साथ देवत जी स्वयं इंजीनियरिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, एक कवि भी हैं और एक कलाकार भी हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद अंजनी, आपने हमारी चीज़ों को, हमारी बातों को इन लोगों के सामने, पब्लिक के सामने रखा। और मैं भी यही कोशिश करता रहता हूँ गांव देहात के माध्यम से, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये चीज़ें जैसे शहरों में जो चीज़ें चल रही हैं जी, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं बच्चे पैसे कहाँ से लेके आते हैं, कैसे वो संघर्ष करके उस फील्ड तक जाते हैं, ये बड़ी कोचिंगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूँकि अब बड़े लोग हैं तो वो बोलना नहीं चाहते। अब हम लोग गांव देहात से हैं और हमारे अंदर एक अच्छी चीज़ आती है, जहाँ जिस फील्ड से हम लोग, जिस स्कूल से हम लोगों ने अपनी एजुकेशन को अंजाम दिया है, वहाँ से एक बात निकल के आती है कि सच बोलने में डर नहीं लगता। जी जी। तो गांव देहात की एक अच्छी खास बात है कि सच बोलने में डर नहीं लगता। और इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से, गांव देहात के चैनल के माध्यम से, मैं पूरे इंडिया के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 2020 में इंडिया की पहली फ्री गेट कोचिंग को लॉन्च किया, जो इंडिया में कभी हुआ नहीं था अभी तक। जी जी। लोगों की फ़ीस 80,000 1 लाख रुपए है। तो उस दौरान और एक ऐसी काबिलियत लेकर के कि मेरी 2020 में 112 रैंक आई थी। आई होप सो कि मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि शायद ही इस ज़िले में कोई ऐसा और मेंबर रहा हो जिसकी 112 रैंक हो। जी जी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि 8 लाख बच्चे इंडिया में एग्ज़ाम देते हैं और उस 8 लाख बच्चे में सिर्फ 17% बच्चे गेट क्वालिफाइड हो पाते हैं। और उस दौरान अगर आप टॉप 100 या टॉप 200 या 500 के अंदर रैंक लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके संघर्ष वहाँ से स्पष्ट रूप से बयां होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ये काम कर रहे हैं, फ्री में लोगों को गेट की तैयारी के लिए एक मुकाम दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हम सुनील जी की कुछ पुरानी और पिछली यादों को ताज़ा करना चाहेंगे। जहां अभी आपके इंटरव्यू के पहले मैं आपको जानकारी ले रहा था, मैं अगल बगल के लोगों से भी जानकारी ले रहा था कि 2014 में जो है आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसी दौरान आप जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो कविता कहानियों का भी आपको शौक था। देश के बड़े कवियों में शुमार, आधुनिक हिंदी की एक पहचान बन चुके डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ आपने मंच साझा किया था। 2014 का लोकसभा इलेक्शन था और कुमार जी यहीं से चुनाव लड़ रहे थे। इस दौरान आपने कविता कहानियों के माध्यम से उनके साथ जो है समय बिताया था, और साथ साथ आपने इंजीनियरिंग भी किया था। तो क्या कुछ यादें रही थी? आपने उसी समय भोजपुरी एल्बम भी निकाला था। दरअसल उस दौरान जब वो इलेक्शन के समय आए थे तो उससे पहले मैं बहुत बड़ा उनका फ़ैन था। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे यहाँ आए, जैसे भगवान आपके घर स्वयं आए। कुछ ऐसा रिश्ता होता है एक फ़ैन और एक स्टार का। जी जी। तो मेरे लिए स्टार इसलिए थे क्योंकि लोगों के लिए स्टार सलमान खान है, आमिर खान है और अमिताभ बच्चन है, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन मेरे लिए स्टार, एक बार किसी मीडिया से सवाल आ गया था डॉक्टर कुमार विश्वास के पास कि अमिताभ बच्चन जैसे लोग हैं वो फेमस हैं और आप अभी उनके लेवल तक नहीं पहुँचे। तो उनका एक ही जवाब था कि जो बड़े स्टार्स हैं, जैसे सलमान खान हुए, अमिताभ बच्चन जी हुए, जी जी, और बड़े स्टार्स हैं, इनकी जो ट्रेंड है वो अलग है। लेकिन हम उस वंश से आते हैं जो श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, उनके बाप के वंशज से आते हैं, क्योंकि श्री हरिवंश राय बच्चन जी कवि थे।
तो कहीं ना कहीं मैं भी, ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है लाइफ में कि आप जो है, आप एक्टिंग करते हैं, आप डांस करते हैं, आप नाच गाना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका बाप है, जो इसको इन्वेंट किया, वो एक कविताओं का ही एक माध्यम रहा है। सृजन ही एक माध्यम है। और ये कविताएं आप तो जानते ही हैं, हमारे अपने अमेठी के भी एक हैं, वो मनोज मुंतशिर साहब, उन्होंने भी काफ़ी बॉलीवुड में नाम किया है। अजमल सुल्तानपुरी साहब अपने सुल्तानपुर के हैं। तो ऐसे बहुत से, खास करके उत्तर प्रदेश से मैंने देखा है। उत्तर प्रदेश से वैसे चलन है कि उत्तर प्रदेश से ही ये क्या नाम, जो धार्मिक स्थल सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में ही, और उत्तर प्रदेश में ही जो हिंदी के कवि निकले हैं वो यहीं से निकले हैं। तो इसी धरती से हम लोग भी थे। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो चीज़ें रहती थी। जब मैं उनसे मिला तो बहुत अच्छा लगा, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं किसी नेता से मिलता, क्योंकि मैं एक कवि से मिल रहा था तो मुझे बेहद अच्छा लगता था। और उन्हीं से मिलने के बाद मैंने काफ़ी कविताओं में भी अपनी रुचि दिखानी शुरू की, और मैंने भी अपनी कुछ बहुत सारी कविताएं लिखी उस दौरान। और मैं आज 5 साल बाद भी चंडीगढ़ में वो मिले थे, तो उनकी एक ही बात अच्छी लगती है कि जब भी मिलते हैं वो आपको पहचानते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई कवि है और वो आपको पहचान रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। बिल्कुल। तो जो 2014 का लोकसभा चुनाव था, उसमें हम लोगों ने भी कुछ पुरानी फ़ोटो, कुछ वीडियोज़ वगैरह देखे थे कि आप मंच पे काव्य पाठ कर रहे हैं। इस दौरान उनका चुनाव प्रचार भी चल रहा है। गांव देहात में जो है धान गेहूं का सीजन था, उस समय कटाई का काम चल रहा था। बगिया में बैठक होती थी, चारपाई पे भी वो सबकी दुआरे पे भी बैठ जाते थे। तो क्या कुछ उस समय का आपका एक अनुभव उस समय का था? देखिए, मैं राजनीति पे ज़्यादा टिप्पणी करता नहीं हूँ अंजनी, लेकिन यह है कि कुमार विश्वास एक ऐसे शख्सियत थे जो अमेठी की चीज़ों को बदल सकते थे। फ़ोटोज़ अगर मैं साझा करूंगा तो आप देखिएगा कि हम लोग चारपाई पे बैठे हुए हैं बगिया में, और वहाँ पे मंत्रणा चल रही है, और धान के खेतों में जो आप बता रहे हैं, मतलब देखिए वो भी एक शहर लेवल से ही हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए या संघर्ष करने के लिए गांव देहात आना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ जो यही था यार कि उन्हें जीतना था वो, क्योंकि उन्होंने वो पृष्ठभूमिका बनाई थी शुरुआत से ही अमेठी में दौड़ के। लेकिन ये तो हमारी जनता है, जनता जनार्दन ही हमारे भगवान हैं, और वही लोग जो कहते हैं वही सर्वमान्य होता है। बिल्कुल। उसके बाद आपने भोजपुरी एल्बम्स में भी काम करना शुरू किया। आपने कई सारे गाने गाए, और यहाँ पे भी आपने शूटिंग की, और कुछ पुरानी चीज़ों को भी आपने ताज़ा किया था। तो वो एक जो मतलब जीवन का एक मुकाम था, वहाँ तक आप आगे बढ़े। इंजीनियरिंग के बाद आप नौकरी, जहाँ इंजीनियरिंग के बाद लोग नौकरियाँ करते हैं, आपने नौकरी नहीं की, आपने इस क्षेत्र में भी जो है अपनी किस्मत आजमाई कह सकते हैं। तो क्या कुछ कैसा अनुभव रहा था? दरअसल भोजपुरी एल्बम का जो मेरा अनुभव रहा था, वैसे मैं नहीं चाहता कि ये सवाल कोई मुझसे पूछे लेकिन अब आपने ये पूछा ही है, तो मैं मतलब भोजपुरी एल्बम का जो मेरा अनुभव रहा था बहुत ख़राब रहा था। क्योंकि मैं भोजपुरी में ज़्यादा जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा एक बचपन से स्वभाव है कि अगर कोई चैलेंज करता है तो फिर मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। और उस वक्त बचपना भी था, तो बिना ये जाने समझे कि ये चैलेंज मेरे लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और मैं चला गया। लगभग 1 हफ्ते मैं पुल पे सोया था वहाँ गोरखपुर में, और मैंने उस दौरान बहुत संघर्ष किए थे। बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि आप बीटेक किए हुए हैं और आप भोजपुरी एल्बम में आ रहे हैं, क्यों? पता नहीं अंजनी, मेरा विज़न हमेशा क्लियर होता था कि मुझे जो करना है वो किसी और कोई और माध्यम, जो जैसे होता नहीं कि एक साथ जो है 2 नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते, लेकिन आप एक नाव को साथ में बांध दीजिए और एक नाव पे चढ़ के चलिए, और कुछ देर बाद आप अपनी नाव को बदल दीजिए, दूसरी को साथ में लेके चलिए, लेकिन आप चल सकते हैं। ऐसा नहीं है, 2 नाव साथ में चल सकती है, बस एक अलग बात है कि आपके पैर दोनों नाव पे नहीं होने चाहिए। जी। तो उस तरीके से मुझे अपने आप पे भरोसा रहता है कि मैं जिस फील्ड में, जैसे मैं इंजीनियरिंग से भोजपुरी एल्बम में गया, तो मुझे था कि मैं इंजीनियरिंग को अभी साइड में रख देता हूँ और पूरा 100% मैं भोजपुरी एल्बम में काम किया।
और मैं मतलब कि शायद इस एरिया में पहला ऐसा एक्टर रहा था उस वक्त जो मैंने अपने गांव देहात में ला करके शूटिंग कराई थी। तो बहुत से लोग वहाँ देखने भी आ रहे थे। लेकिन वो कैसे, मुझे आज भी याद है कि 2014 का वो समय था, 13-14 का, उसी समय सीडी तब चलती थी। हम लोगों को भी वो सीडियाँ मिली थी, हम लोगों ने भी उसको लगा के देखा था। जो भी शूटिंग हुई थी तो हम लोगों को लगता था कि यार ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ हो रही हैं। जो चीज़ें हम फिल्मों में देखते हैं जो है वो सब हमारे यहाँ की ही चीज़ें हैं। तो मेरा भी उस समय का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा था, मैंने भी आपकी सीडी देखी थी। तो एक ये तो अनुभव आपका रहा भोजपुरी फिल्मों का। इसके बाद जो है आपने जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पुनः जो है प्रयास किया और अपने गेट की तैयारी की, आप उसमें सफल भी रहे। और क्या कुछ आपका एक अनुभव है गेट को लेकर, इंजीनियरिंग को लेकर, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं को लेकर? देखिए, जब मैंने एल्बम निकाला इंजीनियरिंग फील्ड से तो मेरे पेरेंट्स पे स्वयं मुझ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव में ऐसे कुछ अलग मेंटेलिटी के लोग हैं, नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस के लोग हैं। उन्होंने कुछ कटाक्ष बोला कि अब आपके लड़के का हो गया इंजीनियरिंग। तो आपको पता है, मैंने पहले भी बोला कि मुझे चैलेंज स्वीकार होते हैं। तो मैंने उस दौरान सोचा यार कि ये तो बेइज्जती हो रही है मेरे पेरेंट्स की। और मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में आप जितना मर्जी ग्रो कर लीजिए, जितना मर्जी आप आगे बढ़ लीजिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं का जो एक वो था, स्वाभिमान था, उसको उठाने के लिए मैं वापस इंजीनियरिंग में आया। और मैंने उस वक्त बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए थे कि बहुत से लोगों ने कटाक्ष बोला था, तुम्हारे बस की नहीं है इंजीनियरिंग या जो भी है। लेकिन उस दौरान मैंने एक ही चीज़ सोची कि नहीं, मुझे ये करना है और हर हाल में करना है, मुझे पैसे के लिए इंजीनियरिंग नहीं करनी। फिर मैंने लगातार 6 साल लगाए, और मतलब 6 साल आप समझ लीजिए, बच्चे आज के समय में 6 महीने नहीं लगाना चाहते कोचिंग के लिए। मैंने 6 साल लगातार लगाए सिर्फ इसलिए कि मुझे वो स्वाभिमान वापस पाना था। और मैंने आखिरकार 2020 में 112 रैंक हासिल की। और उस दौरान मेरे मन में जो चलने लगा, पहले तो मेरे दिल में ये था कि मैं IIT में चला जाता हूँ, कोई अच्छी PSUs ले लेता हूँ। आज भी मैं अगर कोई PSUs लेता हूँ तो 1 लाख रुपए पर मंथ उसकी सैलरी होती है, और वो गवर्नमेंट अलग से। लेकिन पता नहीं मेरे मन में एक चीज़ आई, शायद ये सुभाष चंद्र बोस थे। बड़ी परीक्षा उन्होंने पास की थी। हाँ, सुभाष चंद्र बोस की कहानी है शायद ये। तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसके बावजूद फिर वो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि पिता का सपना था, पिता के सपने को पूरा करके फिर उसके बाद वो अपने सपने के पीछे लग गए। तो कुछ मेरे मतलब कि वो मेरे लिए थोड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी सी बनी। मुझे लगा कि मैंने 112 रैंक हासिल की, मेरे पिता का सपना था कि इंजीनियरिंग में एक टॉप लेवल तक जाऊँ, मैंने किया वो। लेकिन उसके बाद कहानी ये होती है कि जो संघर्षों को मैंने झेला, आप बिलीव नहीं करेंगे अंजनी, कभी कभी आप रोते हैं, ये बहुत साधारण सी बात होती है कि आप रोते हैं, आप संघर्ष करते हैं, आप चिल्लाते हैं, हैरान होते हैं, बहुत साधारण हो जाता है। इस दौरान कमज़ोर दिल के आदमी कुछ अलग अलग अटेम्प्ट्स भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यह है कि बस उस चीज़ों को मेरे दिमाग में, वो चीज़ें मेरे दिमाग में ये टेस्टी थी कि यार नहीं, मैं आने वाली जनरेशंस को ये चीज़ें फेस नहीं करने दूंगा, ये संघर्ष वो लोग ना झेलें। तो मैंने फिर उसी दौरान मैंने इंडिया का पहला फ्री गेट कोचिंग लॉन्च किया। आज 1000 सब्सक्राइबर 2-3 दिन हो गए हैं लगभग, और बहुत तेज़ी से पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ रही है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर हम लगातार ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे तो इंडिया की जो सारी जनरेशन है वो हमारे साथ आके जुड़ेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और मेरे पास जो भी टेक्निकल नॉलेज है, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं लगातार चैनल के माध्यम से फ्री में इस चीज़ को साझा करता रहता हूँ। इसके लिए मैंने कोई कॉस्ट नहीं ली है। जी बिल्कुल। देवत जी का जो है लॉकडाउन के पहले उन्होंने फ्री में गेट कोचिंग की स्थापना उन्होंने किया था। लखनऊ में उनका जो है गेट का ऑफिस है, जहां पर जाकर लोग तैयारियां करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद से वर्चुअल माध्यम से जो है इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से वहां पर उनके लेक्चर्स होते हैं, जिस पर लोग फ्री में जाके बिना किसी कॉस्ट के आप इनके वीडियोज़ देख सकते हैं, अपने स्टडी से रिलेटेड मटेरियल वहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वीडियोज़ उस पर अपलोड होते रहते हैं। हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि लोगों को गेट के बारे में सही जानकारी मिले, इंजीनियरिंग के बारे में सही जानकारी मिले। इतनी ज़्यादा जो है आप
फीस देते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स भी अच्छे मिलने चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इंजीनियरिंग की जो एक छवि है पिछले एक दशक पहले से अगर तुलना किया जाए तो काफ़ी बिगड़ गई है। लोग जो है मिडिल क्लास की फैमिली के लोग, उनके पेरेंट्स जो है अपना खेत बेचकर उनको इंजीनियरिंग कराते हैं, बीटेक कराते हैं, लेकिन उसके बाद की जो कहानी होती है वो बहुत ही दर्दनाक होती है। लोगों को उसके हिसाब से पैकेज नहीं मिल पाते, पैसे नहीं मिल पाते, नौकरियां तक नहीं मिलते हैं, क्योंकि देश में बेरोजगारी का आलम इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक जो इंजीनियरिंग का साइट है उस पर भी बहुत ज़्यादा संघर्ष लोग कर रहे हैं। तो क्या कुछ आप बताना चाहते हैं कि क्या स्थितियां हैं, क्या कारण हैं जिससे ये सब चुनौतियां खासकर बीटेक वाले छात्रों को उठानी पड़ रही हैं? देखो यार, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। जी जी। और हमारे देश में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, एक दो प्राइवेट कॉलेज को अगर मैं छोड़ दूं तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं सर्वे के दौरान बहुत से ऐसे कॉलेजेस में गया हूं, वहां इतनी नेगेटिव, आपको मैं पढ़ा रहा हूं एज अ टीचर और मैं ही आपको बोल रहा हूं कि तुम्हारे बस का नहीं है गेट जी, तो फिर उस बच्चे के अंदर डर पैदा हो जाता है। उस बच्चे के अंदर ये हो जाता है कि यार जब टीचर ही बता रहा है कि तुम्हारे बस का नहीं है, तो उनके अंदर जो ये थॉट प्रोसेस आती है माइंड में, वो चीज़ें एक नेगेटिविटी उनके अंदर क्रिएट करती है। इसके लिए वो गेट के एग्ज़ाम तक जाना ही नहीं चाहते। और मैं इतना जानता हूँ कि अगर आज के समय में सारे बच्चे इस चीज़ को तैयारी करें तो 1-2 साल में उनको अच्छे से करियर मिल सकता है। लेकिन वही है ना कि उनके इन्वायरमेंट में उनके दोस्त रिश्तेदार, अभी जैसे आपने बीटेक कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव से आके बोलेंगे कि आपका लड़का है, इसको बीटेक मत कराइए, वो अंजनी को जो नौकरी नहीं मिली है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं लाइफ में। हमको नौकरी नहीं मिली तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये कहाँ लिखा है? ये तो कभी नहीं हो सकता। नहीं। तो आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा रखना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं करके रहूँगा और मैं कर सकता हूँ। और अगर ये है तभी आप इंजीनियरिंग फील्ड में आइए, नहीं तो बीटेक करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर आप बीटेक शुरू किए हैं, कि कोई भी फील्ड हो, बीए हो, एमए हो, या फिर ये टेट हो, सुपर टेट हो, कुछ भी हो, अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपकी जो अंदर की इच्छाएं अगर हैं तो करिए, नहीं तो आपकी अंदर की इच्छाएं अगर क्रिकेट खेलने की हैं तो आप जाके क्रिकेट खेलिए। बिलीव मी, लता मंगेशकर क्रिकेटर नहीं हो सकती थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर एक सिंगर नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि सबकी अलग अलग फील्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको जिस फील्ड में रुचि है उसी फील्ड में वो आगे जा सकता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा गांव देहात के बच्चों को कि कहीं ना कहीं अगर आपकी फील्ड जो भी है, आपकी फील्ड पहलवानी करने की, आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है, आप जाके रोज जिम जाते हैं, तो आप वहाँ पे जाइए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो आपका मन है, जिस फील्ड में आप बेहतर करना चाहते हैं उसको आप जरूर चुनिए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी इस कहानी के माध्यम से, आपकी इस सक्सेस स्टोरी के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खासकर इंजीनियरिंग को लेकर उनका जो है अपना एक जो भी समस्याएं उनको अपने क्षेत्र में आती हैं उससे जरूर इनको निजात मिलेगा। तो गाँव देहात मुलाकात सीरीज के दौरान आज हमारे साथ देवथ गेट ईजी के सीएमडी सुनील यादव जी थे, जो स्वयं एक इंजीनियरिंग क्षेत्र से ही ताल्लुक़ रखते हैं। वर्तमान में इंडिया की पहली फ्री गेट की कोचिंग चला रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। आप सब उस पर जाके देख सकते हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो हमारा भी यही प्रयास था कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो भी युवा हैं जिनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हम उनकी समस्याओं को स्वयं इनसे बातचीत करके, इनसे मुलाकात करके दूर करें, उनका निराकरण कराएं। तो आज सर ने समय निकाला, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके पहले मैं ये भी चाहता हूं कि कुछ युवाओं के नाम इनका क्या संदेश है जो ये बताना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी का, जिन्होंने समय दिया, क्योंकि बिजी शेड्यूल इनका है। आजकल तो मैं फ्री बैठा हूँ, बच्चों के लिए सिर्फ बैठा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूँ। लेकिन यह है कि मेरा एक संदेश ये है, मैंने खुद ही लिखा था जी, कि जब मैंने 112 रैंक हासिल की तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जो ये पूछते थे कि आपको बहुत जल्दी सफलताएं मिल गई। तो जब भी आप चमकते हैं तो आपको, आपकी चमक लोगों को दिखती है, उसके पीछे एक संघर्ष नहीं दिखता। बिल्कुल। तो मैंने लिखा था कि ऐसा नहीं है कि हारा नहीं हूँ मैं, मुझे याद है वो कि कब मैं गिरा था, कौरव की सेना से जब मैं घिरा था। समझता था मैं भी मगर ना समझ था, समय था ही उनका और मैं ही व्यवस्था।
मतलब इंजीनियरिंग में मैं कैसे लिपटा हुआ था, कैसे मैं घेरे में था, समझता था मैं भी मगर नासमझ था। समय था ही उनका और मैं ही व्यवस्था, मगर जानता था कि जीतूंगा एक दिन, जो बुझ जाए ऐसा अंगारा नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि हारा नहीं हूँ मैं। इसकी एक अगली लाइन थी कि हाँ थोड़ा सा जिद्दी था मैं मानता हूँ, मगर अपनी जिद को भी पहचानता हूँ। बुरी आदतें थी कि झुकता नहीं था, भले कोई बाधा हो रुकता नहीं था। अभी आदतें वो सुधारा नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि हारा नहीं हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मैं इस कविता के माध्यम से मैंने एक मैसेज ये देना चाहा कि जब भी आप किसी स्टार को देखते हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे चमक नहीं होती, उसके पीछे के संघर्षों को आप देखिए। तो आज के समय में आपको लगता है यार वो इंसान, अंजनी ने 1 महीने में या 6 महीने में इन्होंने 4000-5000 सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए हैं, तो आपको वो दिख रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि अंजनी इसके पीछे कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो आज के युवाओं में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि उनको संघर्ष से वो क्विट करना चाहते हैं। 1-1.5 साल उन्होंने मेहनत की और उसके बाद वो क्विट करना चाहते, चलो कोई फील्ड और चेंज कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने टारगेट पे भरोसा है और आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की, तो आपको आखिरी सांस तक लड़ते रहना चाहिए। और अगर आप ऐसी जिद रखते हैं तो एक बार कायनात भी कहती है कि भाई जो तुम्हें चाहिए ले लो, अब बहुत हो गया यार, तुम्हारे संघर्ष हमसे देखे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अंजनी कहीं ना कहीं हमें आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और नहीं, मैं कुछ और भी जानना चाहूँगा कि जो पुराने संघर्ष थे उस दौर में कुछ सुनहरी यादें भी थी। आपने भोजपुरी एल्बम निकाला था, तो 1-2 गाने मैं चाहता हूँ कि आप उसको बताना चाहें, उसके 1-2 जो है कड़ी आप सुनाना चाहें, जिससे क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला अचानक भोजपुरी एल्बम में जुड़ा, उसके बाद फिर से जो है आज मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी आप देश में चर्चित हैं, तो क्या कुछ कारण रहा है, लोग ये भी जानना चाहते हैं। कुछ जो कविताएं मुझे याद थी अंजनी, वो मैंने आपको सुनाई। तो गाने एक्चुअली याद सच में नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर सुना देता। बहुत लंबा दौर हो गया वो, जब से मैं लगभग 5-6 साल इंजीनियरिंग में मैं लग गया। आपने गाना निकाला था कमरिया हिलेला उसके पोस्टर्स हम लोग स्कूल में थे तब मैंने देखा था। हाँ, मतलब अब उसकी लाइन तो याद ही है, कमरिया हिलेला, या फिर भोजपुरी अंदाज में हिल जाई पंजाब, ऐसे टाइप। नहीं, वो जो पंजाब वाला गाना था वो काफी हिट हुआ था पंजाब में। हाँ, वो काफी, वो मतलब कि वहाँ के टोन्स को मैंने यहाँ लाया था। वहाँ पे भी मैंने एक नई जनरेशन, भोजपुरी में आपने पंजाबी को जोड़ा था। मुझे लग रहा है भोजपुरी में पहली बार ऐसा कोई था पहली बार। हाँ, ये बिल्कुल सही है। भोजपुरी को मैंने पंजाबी टोन से जोड़ा था, तो एक अलग, वो वहाँ पे भी एक अलग थॉट प्रोसेस थी। लेकिन ये अलग बात है कि लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मुझे उस समय फिर वो धीरे धीरे वो चीज़ें मिली नहीं जो मैं चाहता था एक्चुअल में। और मेरी एक ही चीज़ है शुरुआत से कि मैं इतना चाहता हूँ कि जैसे अभी नए यूट्यूबर्स हैं, कोई किचन का काम करने लगा, कोई कुछ और ब्लॉग्स बनाने लगा, लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट फील्ड नहीं है तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ वो 1-1.5 साल में छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर उन्हें इंटरेस्ट फील्ड है तो विदाउट एनी कॉस्ट वो 100% अपना 24 आवर देने के लिए तैयार रहेंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो वही मेरे साथ भी हुआ था कि भोजपुरी का मुझे मतलब जचा नहीं फील्ड, तो इसीलिए मैंने वो चीज़ें चेंज कर दी थी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए गांव देहात के जो भी युवा हैं उनके लिए हमारी ये मुलाकात गांव देहात सीरीज की बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आगे और भी ऐसे ही देहातियों से हम आपका परिचय कराते रहेंगे जो कहीं ना कहीं संघर्ष करके सफलता को पाए हैं, उनकी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बने रहिए गांव देहात के साथ, देखते रहिए गांव देहात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच।